Welcome to the show, sir. Thank you. Aqeed साहब, obviously the first question, क्या वजह बनी कि मंसूर अली शाह साहब की जगह याया अफरीदी साहब की सिलेक्शन हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इनके तमाम तर क्रेडेंशियल्स, इनकी तमाम तर फ़ैसले टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई वुड से मे बी परहैप्स इन द रीसेंट पास्ट, वो और इसके अलावा जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ये चीफ जस्टिस रहे हैं अपने अपने जो उनके सूबे थे उनमें या हाई कोर्ट्स में वहाँ पे, तो ये तमाम तर चीज़ों को देखा गया। एंड इट्स ऑब्वियसली डिलिबरेशंस जो हुई हैं वो इन कैमरा थी, और वो डिलिबरेशंस ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रिवी टू दोज द प्रोसीडिंग्स दैट टुक विद इन द कमेटी इटसेल्फ। लेकिन मेरे ख्याल से जो कमेटी ने देखा और जो तमाम तर चीज़ें उनके सामने प्लेस हुई होंगी जो इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड नॉमिनेशन के साथ साथ, तो ज़ाहिर बात है उनकी एजुकेशन के क्रेडेंशियल्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी थ्रू देयर डिसीजंस एंड अदरवाइज, तो ओवरऑल चीज़ को एक आई थिंक ओवर एंड ऑल इनकम्पेंसिंग आई थिंक वो सारी चीज़ को देखा गया। आई थिंक हुकूमत ने ये सब कुछ ही देखा होगा, पर सर वही सवाल फिर भी उठता है ना कि मंसूर अली शाह साहब में कि क्या ऐसी चीज़ होगी जो नहीं हुकूमत को या हुकूमत के इत्तेहादियों को पसंद आई, खास तौर पे सर अब वही वाली बात है कि पसंद नापसंद की बात नहीं है। नहीं सर, आई थिंक पसंद नापसंद की बात नहीं है, तो फिर क्या है? पसंद नापसंद की बात नहीं, देखा गया कि आते हैं गैर से मज़ामी ख्याल में कोई एकदम नहीं, कतई नहीं। मैं समझता हूँ कि सुना ना सर, वो केयरटेकर पीएम भी पर्ची से ही बने थे, तो कोई ऐसा तो नहीं था कोई पर्ची शर्ची आ गई नहीं। कुराए फाल अगर उनके नाम का निकला है तो ये कोई डब्बे में कोई पर्चियाँ तो नहीं डाली हुई थी कि किसका वो नाम निकल आया, ये कतई ऐसी एक्सरसाइज तो नहीं थी। जो चीज़ मैं समझता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि जो हाल में फ़ैसले किए गए एंड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देखा गया कि आइन और कानून में जो चीज़ें दर्ज हैं उस हवाले से ही देखा गया, और उनका वो बैरोमीटर ही या वो सांचा ही वो था उस हवाले से देखना कि आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसले हैं, जो इनकी तालीमी जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो एक्सपीरियंस के हवाले से हैं, वो तमाम चीज़ों को देखा गया। और एक और चीज़ को भी देखा गया जो आई थिंक कि जिस फैक्टर ने जो डिसाइसिव फैक्टर टू अ सर्टेन एक्सटेंट था 2018 में, आपको याद होगा कि जब साकिब निसार साहब ने आउट ऑफ टर्न, क्योंकि बारी भी इसी सूबे की बनती थी, दो इट्स नॉट अ रिटन पॉलिसी, बट होता है कि एक सूबे से जब एक सूबे की सीट होती है तो वहाँ से वो जज आता है एंड सो एंड सो फोर्थ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हमने देखा है ये चीज़ इन प्रैक्टिस भी, तो वहाँ पे बारी जो बनती थी वो केपी की बनती थी, लेकिन आउट ऑफ टर्न जो है वो सिंध से एक जज को ले लिया गया, और वहाँ से फिर इनकी हक तलफी टू सर्टेन एक्सटेंट डेफिनेटली हुई थी, एंड ही वुड हैव एक्चुअली बीन द सीनियर most in that sense, but he wasn't based on तो आप ये कह रहे हैं कि ये मतलब कि अभी तो काजी फाइज ईसा साहब बलूचिस्तान से आए हैं ना सर, तो आपको इस वक्त पंजाब की, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि पंजाब से जज नहीं बनना चाहिए था, केपी की बारी ज्यादा बन रही है? ये आपके ख्याल में लॉजिक है? नहीं, ये लॉजिक नहीं, आप आई थिंक इसको गलत तरफ ले गई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनकी एलिवेशन हुई फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, तब उनकी हक तलफी शाह साहब की नहीं, जस्टिस जो करंट इनकम्बेंट चीफ जस्टिस अब जो याया अफरीदी साहब। अच्छा, आप कह रहे हैं कि माजी में उनके साथ ज्यादती हुई थी, तो द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू मेक अप फॉर इट। आई वुड से कि इट्स जनरली स्पीकिंग सीनियरिटी की अगर बात होती, और उसी पे ही सीनियरिटी थी क्योंकि तीनों सीनियर मोस्ट हैं, उनकी सीनियरिटी उस टाइम अगर उनको एलिवेशन, क्योंकि बारी भी उन्हीं की थी और ये बार भी इस चीज़ की गवाही देगी आपको, लॉयर्स भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि वाक़तन कंसिडर जब वो हो रहे थे और बनना उन्हीं को चाहिए था उस टाइम एलिवेशन के हवाले से, तो आउट ऑफ टर्न जो है फिर वो एक और जज की एलिवेशन हो गई। तो सर इफ आई अंडरस्टूड यू करेक्टली, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने भी फिर मेरिट नहीं देखा, उन्होंने कहा कि ये सीनियरिटी के बेसिस पे याया अफरीदी साहब ने मेरिट्स देखा है और सीनियरिटी नहीं देखी। आपने अभी खुद मुझे इतनी लंबी तफसील दी है जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो सारी सीनियरिटी, मैं वो सीनियरिटी की, ये इस सीनियरिटी का प्रिंसिपल बताने का मकसद ये था कि एट दैट टाइम वो अगर सीनियरिटी की ऊपर में बात करें, ही वुड हैव बीन नॉट द थर्ड बट द सेकंड, नॉट थर्ड बट सेकंड, एंड ये होते क्योंकि आई थिंक मुनीब साहब की जगह इनको वो किया था। सर ये तो मुनीब जहाँ पे मंसूर अली शाह साहब की आपने बात की, देखें एक्सीलेंट जज,
I must say, and I'm sure it must have been extremely difficult for the committee members as well to deliberate upon this, and वो उन्होंने जब voting का time आया होगा तो मुश्किल होगा उनको choose करना कि हम अगर उनको choose नहीं करते या select नहीं करते या recommend नहीं करते for this position of the next Chief Justice of Pakistan. But I think PTI के कुछ ज़्यादा चीज़ें कह जाने से भी ये भी काफ़ी नुकसान ये उनको इनडायरेक्टली उठाना पड़ा है। सर, आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आपको स्टेटमेंट्स याद हैं, बट आपको याद है कि आपकी हुकूमत के कितने मेंबर्स ने टीवी पे आके ये कहने से इनकार कर दिया कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे, जब तक आपने आईनी तरमीम भी नहीं की थी। नहीं, मैंने तो कहा था, मैंने खुद कहा आपकी था। बात नहीं कह रही हूँ, मैंने कहा वही होंगे एज पर द करंट लॉ दैट इज इन प्लेस until and unless if there is a constitutional amendment. सर, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की स्टेटमेंट्स आपको याद है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया मंसूर अली शाह साहब को, आपकी बातों से जो मुझे समझ उनको आया, ओवरली पॉलिटिसाइज कर दिया सारे मामले में, घसीटा खुद। तो सर, आपको जो स्टेटमेंट्स आपकी अपनी हुकूमत की हैं, जैसे आपने भी खुद कहा कि अंडर द करंट लॉ, तो आपके ख्याल में वो आप लोगों ने भी तो सर अपनी जो नीयत थी वो जाहिर कर दी? हमारी नीयत ये थी कि हम उसको खाली सीनियरिटी प्रिंसिपल की लेंस से ना देखें, उसकी बाकी कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। सीनियर मोस्ट वो उसकी जो है 3 या 5 में के पैनल में से वो आपको लग रहा था कि शायद वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को के हक में फैसले करेंगे? नहीं, ये कथन नहीं। आई थिंक कि जब एक जज आइन और कानून से बालातर हो के कोई फैसले करता है, या कोई भी जज हो, नॉट इन दिस स्पेसिफिक केस, देन इट ऑब्वियसली इज वेरी अलार्मिंग फॉर द स्टेट दैट द जज, ऑब्वियसली जज के फैसले बोलते हैं और जज के फैसले ही बोलने चाहिए। जज की फैसलों को के ऊपर तो तनकीद हो सकती है, जज के ऊपर नहीं तनकीद हो सकती, लेकिन आपको याद होगा पीटीआई ने भी बोला कि, और इनकी फैमिलीज ने भी बोला कि ये आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा, तो खान बाहर आएगा। डर नहीं था, एंड आई थिंक उनके 2 जो फैसले हैं रिसेंटली, आई बी वेरी ऑनेस्टली वेरी कैंडिड, मैं आपसे बात इसमें करूंगा, जो 2 फैसले उनके रिसेंटली आए, आई थिंक जी बिल्कुल, एक रिजर्व सीट्स के हवाले से, और दूसरा जो है, मैं उनके फैसलों पे बात करूंगा। पर्सन तो मैं इनको नहीं जानता, लेकिन उनके फैसलों में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दूसरा कौन सा था सर? और दूसरा जो था वो 63A वाला, क्योंकि दैट ऑब्वियसली इज समथिंग वो अंडू हुआ है अभी, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी, जिसमें आई थिंक एक कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया था उस टाइम, व्हिच जजेस शुड एब्सटेन फ्रॉम, सो दैट इज वन डिसीजन। द अदर डिसीजन वाज जो रिजर्व सीट्स का, कि वो 3 से 15 दिन कैसे हो गए, और वो फरीक जो उनके सामने ही नहीं है उसको रिलीफ कैसे दे दिया गया। दो आई थिंक टू सर्टेन एक्सटेंट जस्टिफिकेशन दी गई कि वो नजरिया ज़रूरत के तहत या कंप्लीट जस्टिस के मामले वाले उसमें। सर, आपका ख्याल में इसका नुकसान नहीं होगा जुडिशरी को कि हुकूमत देख रही है कि आपने कोई एक फैसला अपने पूरे करियर में ऐसा दे दिया जो अच्छा नहीं लगा हुकूमत को? नहीं, एक नहीं, तो फिर 2, और आइन और कानून के मुताबिक उनका करियर है। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसले दिए जाते हैं दोनों केसेस में, एंड स्ट्रिक्टली confining yourself to the constitutional provisions and their सर, बहुत से लॉयर्स कहते हैं कि वो ठीक फैसला था। मुझे तो वो लॉयर्स दिखा दें कि वो कैसे कह सकते हैं कि जो आइन और कानून में, जब आपके लिखे ही 3 दिन हैं, जब आपने एक दफा बयान हल्फी जमा करा दी, and if you joined a political party, then how is it that we can, with a stretch of imagination, सर, तो फिर या तो आप ये कहें कि मंसूर साहब को कानून अच्छा नहीं मालूम, या आप कहते हैं कि वो बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन आई थिंक कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एंगल ज़रूर नज़र आया। देयर वाज अ लॉट ऑफ विदिन द डिसीजन, आई थिंक कि उसमें काफ़ी पॉलिटिक्स नज़र आई।